गुड मॉर्निंग बच्चों। मैंने आपको पिछली बार माहेश्वर सूत्र और वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में बताया था। तो उसी क्रम में क्योंकि पूरे नहीं हुए थे, वीडियो ज़्यादा टाइम की बनाओ तो अपलोड होने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। फिर शायद तुम्हें समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए आराम से आप कम चीज़ आराम से समझिए और वीडियो भी अपलोड होने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए उसी संबंध में, उसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए जो बचे हुए उच्चारण स्थान हैं उनके विषय में आज आपको बताऊंगी। तो बेटा, उस दिन मैंने क्या क्या बताए थे? अकुह विसर्जनाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा और ऋतु लसानाम दंता। यहाँ तक हो चुका था। आज आपके सामने इसके आगे होगा है उपूप्यमान्यानाम ओष्ठो। यह सूत्र बच्चों ये कहता है कि उ यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और पवर्ग यानी कि पा फा बा भा मा, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। तो किस सूत्र से होता है? उपूप्यमान्यानाम ओष्ठो। यह सूत्र यह कहता है कि ह्रस्व आ, दीर्घ आ और पवर्ग यानी कि पाफा बाभा मा, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। अगला सूत्र है यम गणना नाम नासिका च। यह सूत्र ये कहता है कि या का च छ ज या होता है ना, वो या पाफा बाभा मा यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण होता है, यानी या, मा, ग, अणा और ना, इनका उच्चारण स्थान नासिका है। यहाँ पर बच्चे ये कन्फ्यूज़ हो सकते हैं कि जैसे अभी आपको बताया था चाचा चाचा यहाँ के हिसाब से यहाँ पे यहाँ का उच्चारण स्थान क्या है, क्योंकि इचु यशा नाम तालु क्या कहता है कि चवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो उस लिहाज से तो यहाँ का उच्चारण स्थान तालु हुआ। और इसी तरीके से ये उपूप्यमान्यानाम ओष्ठो कहता है कि पवर्ग का, तो ये माँ क्या है? पवर्ग का अंतिम वर्ण है, उस हिसाब से माँ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसका अकुह विसर्जनाम कंठा से कवर्ग में आता है ये अंतिम वर्ण ग, तो इसका भी उच्चारण स्थान कंठ है। ये टाठा डाढ़ा अणा है, तो ऋतु रसाणाम मूर्धा से इसका स्थान भी मूर्धा है। और ये ऋतु लसानाम दंता से ना का उच्चारण स्थान दंत भी है। तो बच्चों यहाँ पे ये है कि इस सूत्र के हिसाब से तो इसका उच्चारण स्थान नासिका है, लेकिन वो स्थान भी इसके अपने अपने रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं है, वो भी हैं। प्लस ये वाला सूत्र ये कहता है कि यम गणना नाम नासिका च, यानी कि या का, माँ का, ग का, अणा का और ना का। और ये सारे क्या हैं? मैंने आपको पिछली बार बताया था कि 5 वर्ग होते हैं हमारी वर्णमाला में। तो ये पांचों वर्गों के अंतिम वर्ण हैं, यानी 5वें वर्ण हैं, और इन सब का उच्चारण स्थान क्या है? सूत्र के अनुसार नासिका है। अब आपका आता है वकारस्य दंतौष्ठम। वकार का उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। अभी तक आपने देखा कि सारों के जितने भी उच्चारण स्थान मैंने बताए वो क्या थे? एक एक थे। किसी का कंठ था, किसी का तालु था, किसी का मूर्धा था, किसी का दंत था। लेकिन अब जो है जितने भी सूत्र आप देखेंगे उसमें दो दो करके हैं। जैसे ये सूत्र है वकारस्य दंतौष्ठम, तो यह सूत्र यह कहता है कि वा का, जो वा से वन होता है ना, उसका उच्चारण स्थान दंतौष्ठ है। ए दैत तो कंठ तालु। यह सूत्र ये कहता है कि ए और ए का, किसका किसका? ए का और ए का, ए और ए का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, कंठ और तालु है। जैसे अभी मैंने ऊपर आपको क्या बताया कि अब दो दो होने लगे हैं उच्चारण स्थान। तो वकार यानी वा से जो वन होता है उसका उच्चारण स्थान भी क्या है? दंतौष्ठ है, यानी दंत और ओष्ठ है। ऐसे ही ए और ए का उच्चारण स्थान इस सूत्र के अनुसार क्या है? कंठ और तालु है। अब अगला सूत्र है ओ दौत्तो कंठोष्ठम। ओ और औ का, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। ये सूत्र क्या कहता है कि ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। तो आपने क्या ध्यान दिया कि इससे पहले सभी के उच्चारण स्थान मैंने आपको बताया कि एक एक थे,
किसी का कंठ, किसी का तालु। लेकिन अब जो आप देख रहे हैं नीचे, उनमें सब में डबल हो गए हैं। जैसे इसका दंतोष्ठ हो गया वकार रस्य का, ए और ए का कंठ तालु हो गया है, और ओ और औ का कंठ और ओष्ठ हो गया है। लास्ट में आता है आपका नासिका अनुस्वारस्य। जो बेटा आप कुछ शब्द लिखते हैं और उसके ऊपर बिंदी लगाते हैं, उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो उसका उच्चारण स्थान भी नासिका अनुस्वारस्य। उस अनुस्वार का, जिसको हम बिंदी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अनुस्वार। तो उसका उच्चारण स्थान भी क्या है? नासिका है।